स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो हमारा जो पिछला क्लास हुआ था उसमें हम लोग SKMU यूनिवर्सिटी का जो है UG सेमेस्टर 3 का मेजर 4 का हिस्ट्री जो है उसमें यूनिट 1 का ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, अब बच गया यूनिट 2। ठीक है, तो उसका क्लास मैं अभी लेने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, देखिए हमारा जो है हिस्ट्री मेजर 4 का जो है यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है तुगलक वंश। तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र और नीति। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका आंसर कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र। ठीक है, पहले चरित्र को जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक था। ठीक है, एक जटिल और विवादास्पद शासक था। ठीक है, जिसे उसकी बुद्धिमानता, साहस और निरंतर सुधारों के प्रयासों के लिए जाना जाता था। ठीक है, लेकिन साथ ही उसकी अति महत्वाकांक्षाओं और असफलताओं के लिए कुख्यात है। उसका चरित्र निम्नलिखित विशेषताओं से परिलक्षित होता है। ठीक है, पहला है बुद्धिमान और विद्वान। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को उनकी गहरी शिक्षा और विभिन्न विषयों में रुचि के लिए जाना जाता था। वह अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता था और विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और तर्कशास्त्र में विशेष रुचि रखता था। ठीक है, दूसरा है महत्वाकांक्षी और साहसी। ठीक है, वह अपने साम्राज्य को विस्तार देने और प्रशासन में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता था। उसकी नीतियाँ, हालांकि उनमें से कई असफल रही, उसकी दूरदर्शिता और साहस को दर्शाती है। ठीक है, तीसरा है कठोर और निरंकुश। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह अत्यंत कठोर और निरंकुश तरीके अपनाता था। उसकी नीतियाँ अक्सर अत्यधिक कठोर और आम जनता के लिए हानिकारक होती थी। चौथा है धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, यद्यपि वह एक मुस्लिम शासक था, उसने हिंदू और अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का प्रदर्शन किया और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ जानते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कई सुधारात्मक नीतियाँ लागू की, जिनमें से कई विफल रही और उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। पहला है राजधानी परिवर्तन। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से वोल्टाबाद, महाराष्ट्र स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यह परिवर्तन बेहद कष्टदायक और असफल साबित हुआ, क्योंकि कई राजधानियां की दूरी और कठिनाइयों के कारण बहुत से लोग रास्ते में ही मर गए। ठीक है, दूसरा है मुद्रा सुधार। उसने तांबे और पित्तल के सिक्के को प्रचलित मुद्रा के रूप में जारी किया, जिससे नकली सिक्कों का प्रसार बढ़ा और अर्थव्यवस्था में अराजकता उत्पन्न हुई। ठीक है, तीसरा है कर वृद्धि और राजस्व सुधार। उसने राजस्व में वृद्धि करने के लिए उद्देश्य से किसानों पर भारी कर लगाए। यह नीति भी असफल रही, क्योंकि इसने किसानों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया और कृषि उत्पादन में गिरावट आई। चौथा है अभियान और विस्तार। उसने दक्षिण भारत में खुरासाना पर विजय प्राप्त करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए, लेकिन उसमें से अधिकांश असफल रहे और संसाधनों की भारी बर्बादी हुई। उसके बाद है फिरोज तुगलक सुधार। ठीक है, फिरोज तुगलक का शासन और
सुधार। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश का शासक बना। उसने अपने पूर्ववर्ती असफलताओं से सबक लेकर आई सुधारात्मक कदम उठाए। पहला, राजस्व सुधार का। फिरोज ने किसानों पर कर के बोझ को कम किया और कृषि को बढ़ावा देने के लिए नए सिंचाई प्रणाली और नहरें बनाई। उसने भूमि राजस्व प्रणाली में सुधार किया और कर की दरों को कम किया। ठीक है। दूसरा है प्रशासनिक सुधार। उसने प्रशासन को अधिक संगठित और केंद्रीकृत बनाया, विभिन्न विभागों का पुनर्गठन किया और कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की। चौथा है धार्मिक सहिष्णुता। यद्यपि उसने इस्लाम को प्रोत्साहित किया, फिरोज ने अपने शासन में हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण भी कराया और विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता बनाए रखी। ठीक है। चौथा, लोक कल्याणकारी परियोजनाएं। फिरोज ने कई लोक कल्याणकारी परियोजनाएं चलाई, जैसे नए शहरों का निर्माण, अस्पतालों और मदरसों की स्थापना और गरीबों के लिए सहायता कार्यक्रम। पाँचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रगति। अपने शैक्षणिक संस्थानों और पुस्तकालयों का निर्माण किया और विद्वानों को प्रोत्साहित किया। फिरोज के शासनकाल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। फिरोज तुगलक के सुधारों ने तुगलक वंश के शासक को स्थिरता और सामाजिक समृद्धि प्रदान की, जिससे उसके शासनकाल को स्थिर और प्रगति वाला दौर माना जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मंगोल खतरा। ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मंगोल खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखिए, मंगोल खतरा भारतीय उपमहाद्वीप पर मंगोल आक्रमण। ठीक है। पृष्ठभूमि इसका जानकारी देखते हैं। ठीक है। मंगोल आक्रमण 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा था। ठीक है। एक महत्वपूर्ण क्या था, खतरा था। मंगोल साम्राज्य, जिसे चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों ने स्थापित किया था, तेजी से विस्तार कर रहा था और उसने एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी। भारतीय उपमहाद्वीप पर मंगोल आक्रमणों का अक्सर दिल्ली सल्तनत पर विशेष रूप से पड़ा। ठीक है। मंगोल आक्रमण के प्रमुख कारण, उसका चरण देखते हैं। ठीक है। पहला है चंगेज खां का आक्रमण 1221 ईस्वी में। चंगेज खां ने ख्वारिज़म साम्राज्य पर आक्रमण करते समय ख्वारिज़म शासक जलालुद्दीन मगबनी ने भागकर पंजाब में शरण ली। मंगोल सेना ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी के पार भारत में प्रवेश किया, लेकिन वे वापस लौट गए। दूसरा है 13वीं शताब्दी के मध्य मंगोल आक्रमण। चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी मंगोल ने लाहौर पर हमला किया, लेकिन दिल्ली के सुल्तानों ने उनके हमलों को विफल कर दिया। ठीक है। तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिरोध। 1257 से 1308 के बीच अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल ने कई बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने सफलतापूर्वक मंगोल को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की रक्षा की। उसने अपनी सेनाओं को मजबूत किया और किलों का निर्माण करवाया। ठीक है। चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतिरोध। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1325 से 1351 में भी मंगोल खतरा बना रहा। उसने मंगोल आक्रमण का साहसपूर्वक सामना किया और अपने साम्राज्य की रक्षा की। हालांकि उसकी नीतियों में कई विफलताएं रही, लेकिन मंगोल के खिलाफ उसका प्रतिरोध सफल रहा। मंगोल आक्रमण के प्रभाव। ठीक है। पहला है सैन्य सुधार। मंगोल खतरे के कारण भारतीय शासकों ने अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया, किलों का निर्माण किया और सैन्य तकनीकों का विकास हुआ। दूसरा है प्रशासनिक सुधार। मंगोल आक्रमण के समय सुल्तानों ने प्रशासनिक सुधार किए और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली को मजबूत किया। इससे राज्य की सुरक्षा और स्थिरता में सुधार हुआ। तीसरा है आर्थिक प्रभाव। मंगोल आक्रमण के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, लेकिन साथ ही व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाई गई।
चौथा, सांस्कृतिक प्रभाव। मंगोल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। मंगोल आक्रमणकारियों ने अपने साथ कई तकनीकों, शिल्पकार, कला और स्थापत्य शास्त्र को भारत में लाया। निष्कर्ष, मंगोल आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सैन्य इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। दिल्ली सल्तनत ने मंगोल खतरे का सफलतापूर्वक सामना किया, जिससे उनकी सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास हुआ। मंगोल आक्रमणों के प्रतिरोध ने भारतीय शासकों को अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। तो हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। लगभग यूनिट 2 का और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर दिया जाएगा। और हाँ, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।